हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 109 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1550 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है ये मुगल काल की शुरुआत से लेकर और जो जहाँ तक अकबर का शासनकाल था वहाँ तक का टाइम पीरियड है। तो लगभग इसमें जो मुगल काल है उसी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी BHIC 109 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उनको सॉल्यूशंस के माध्यम से करेंगे, और इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो जो मुगल्स थे उनकी जो भू राजस्व की व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। तो दोस्तों, हमारा ये BHIC 109 है, इसमें प्रमुखता जो अकबर का शासनकाल है वहीं तक का सिलेबस कवर है। तो हम जो अकबर तक का भू राजस्व व्यवस्था थी उसी को हम देखेंगे, और बाद में भी अकबर के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी जो अकबर ने जो प्रशासन व्यवस्था जो राजस्व व्यवस्था बनाई थी उसी को कंटिन्यू किया था, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किए थे। तो प्रमुखता इसी तरह जो अकबर की राज्य व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, वही अंत तक मुगल काल में चलती रही। तो मुगल शासन के दौरान जो भू राजस्व है उसके लिए जो एक फारसी शब्द है माल और माल वाजिब, इनका प्रयोग होता था। भू राजस्व की जो प्रक्रिया थी वो 2 चरणों में संपन्न होती थी। पहला चरण इसका क्या था, जो कर था उसका निर्धारण करना, इसको क्या फारसी में क्या बोलते थे, तखसीस या जमा। और जो दूसरा चरण था वो था वास्तविक रूप से वसूली करना। तो पहले में क्या होता था कि जो इनके प्रशासनिक अधिकारी, जो राजस्व के अधिकारी थे, वो तहसील जो कर था उसका आकलन करते थे, वो ज़मीन कैसी थी, उसमें पैदा होने वाली जो फसल थी उसकी कैसी दर थी, तो उसके हिसाब से ये करों की दर का निर्धारण करते थे। इसके बाद में जो इसका दूसरा चरण था वो था कि जो कर निर्धारण किया हुआ है उसकी वसूली करना। तो इसको क्या बोलते थे, हासिल। तो राज्य की जो मांग थी उसको निर्धारित करने के लिए कर निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता था। तो वही जो पहला चरण था कि उसको किस तरह की ज़मीन है, उस पर कितना कर होना चाहिए, तो ये सब तरह का कर निर्धारण होता था। और इनका जो कर का निर्धारण था वो खरीफ और रबी की फसल थी उनके लिए अलग अलग रूप से इनकी जो वास्तविक वसूली थी वो अलग अलग रूप से करी जाती थी, क्योंकि फसलों में कई बार खरीफ की फसल अच्छी हुई, कई बार रबी की फसल अच्छी हुई, तो इसके हिसाब से जो जिस तरह की फसल हुई थी उसके हिसाब से करों का जो है वो वास्तविक वसूली उस हिसाब से करी जाती थी। नस्क ए जब्ती, जबकि कश्मीर में इसको नस्क गुल्ला बख्शी के रूप में उपस्थित थी। तो जो जब्ती व्यवस्था थी वो भी इस टाइम पे उपस्थित थी। अब जो जब्ती व्यवस्था थी, क्या इसमें क्या था कि जो हर साल में जो ज़मीन है उसका माप किया जाएगा, फसल का माप किया जाएगा, फिर उसकी उपज है वो कितनी हुई उसके हिसाब से जो लगान वगैरह है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इससे जो हर साल ये जो प्रक्रिया थी पूरी दोहराने से जो राजस्व दाता थे और प्रशासक थे ये सब इससे मुक्त होना चाहते थे। इस बार इन्होंने इसके लिए क्या किया, फिर ये जो व्यवस्था थी जब्ती ये हर साला यानी कि वार्षिक प्रथा, इसको खत्म करने का वो ये समाप्त कर दी गई। फिर इसके बाद इन्होंने लागू करी थी इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था में क्या होता था कि ये जो ज़मीन थी इसको ठेके पे दे दिया जाता था किसी एक जमींदार को, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ठेके पे दे दिया। उसके बाद जब वो जमींदार है वो पूरा राजस्व जो है वो मुगल प्रशासन को वो उनको अदा करेगा, और वो अपना राजस्व किससे लेगा, किसानों से वो राजस्व अपना लेगा। ये जो प्रथा थी ये इजारा प्रथा थी। हालांकि नियमितः मुगलों ने इसको जो इजारा प्रथा थी इसको स्वीकार नहीं किया, परंतु कभी कभार जो गांव है या जो उनको इजारे या ठेके पे दे दिया जाता। अब इरफान हबीब क्या लिखते हैं कि किसानों पर राजस्व मांग के अलावा अन्य करों और पदाधिकारियों की नियमित और अनियमित वसूली का अपार बोझ था। तो ये इनके इरफान हबीब भी यही लिखते हैं कि जो किसान थे उन पे केवल राजस्व कर तो थे ही थे, इसके अलावा भी बहुत सारे तरह तरह के कर थे। जो जमींदार वगैरह थे, जो इजारेदार थे, वो उनसे बहुत तरह के करों को वसूल किया करते थे, तो उन पे बहुत ज़्यादा करों का बोझ था। अब जो एक यूरोपीय यात्री था पेलसर्ट, जो 17वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने लिखा है कि किसानों से इतना ज़्यादा कर ले लिया जाता था कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए सूखी रोटी तक नहीं मिलती थी।
तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था थी। दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मनसब व्यवस्था। तो अगर मनसब व्यवस्था को हम लेमन्स लैंग्वेज में समझें तो जो मुगल शासक थे उन्होंने एक उनके कुलीनों की प्रथा चालू की, मनसबदारी। इसमें क्या होता था कि कुलीनों को संख्या के हिसाब से उनका पद निर्धारित होता था। लाइक किसी को 500 का मनसब दिया गया, किसी को 1000 का मनसब दिया गया। और जो अकबर का शासनकाल था उस टाइम तक जो सबसे बड़ा मनसब था वो 5000 का दिया जाता था, उससे बड़ा मनसब उस टाइम पे नहीं था। हालांकि जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उस टाइम तक जो सबसे बड़ा मनसब था वो लगभग 7000 का हो गया था। तो ये मनसबदारी प्रथा थी। इसमें जो मनसबदार थे वो मुगल शासक को सेना वगैरह प्रोवाइड कराते थे, अपने इलाके से राजस्व वगैरह इकट्ठा करते थे, और जो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी उसको बनाए रखते थे। तो ये मनसबदारी प्रथा थी। ये संस्थाएं अंशतः पश्चिम एशिया से ली गई थीं, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार परिष्कृत किया गया था और ढाला गया था। मनसबदार मुगल शासक वर्ग का अभिन्न हिस्सा थे और वे, जैसा कि पर्सिवल स्पेयर कहते हैं, कुलीनों के कुलीन थे। न्याय विभाग को छोड़कर सभी प्रशासनिक विभागों में नियुक्त किए जाते थे। वे वजीर, बख्शी, फौजदार तथा सूबेदार के महत्वपूर्ण पद धारण करते थे, और जो साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण पद थे वो मनसबदारों को ही दिए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ स्थान या पद है, और इस प्रकार यह मुगलों की मनसब व्यवस्था में ओहदा या पद को इंगित करता है। दोस्तों ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। आरंभ में मनसबदार का पद, व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना का आकार एक संख्या द्वारा ही घोषित होता था। ये हमने दोस्तों पढ़ लिया है। दूसरी, इनकी जो घुड़सवारों की संख्या थी वो जात के बराबर होती थी। प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहे जाते थे। तो इनकी भी बहुत सारी श्रेणियां थी मनसबदारों की। वो सब उनकी जो संख्या थी उसके हिसाब से 500 का मनसब है तो उनको 500 घोड़े रखने पड़ेंगे, तो वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। अगर उसके पास 250 घोड़े ही हैं तो वो द्वितीय श्रेणी का। जो इस तरह से ये कई श्रेणियों में जो है विभाजित थे मनसबदार। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जागीर व्यवस्था। तो जो मुगल काल था उसमें जागीर व्यवस्था क्या थी? तो मुगलों के काल में ऐसा बहुत सारी सेवाएं थी जिनके बदले में उनको नगद वेतन ना देके उनको जागीरें दे दी जाती थी। जैसे कई जो कुलीन थे उनको उनकी सेवाओं के बदले में उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको जागीरें प्रदान करी जाती थी। तो जागीर होती क्या थी? जागीर होती थी ये जो भूमि थी उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा उनको दे दिया जाता था। उस पर उनका मालिकाना हक तो नहीं होता था, लेकिन वहाँ जो भूमि जो हिस्सा उनको जागीर के रूप में दिया गया है तो उससे वो जो भू राजस्व प्राप्त करते थे वो स्वयं रखते थे, और उससे जो अपना भाग की जो कानून व्यवस्था है, जिनको उनको जितनी सेना मेंटेन करनी है उसका रखरखाव वगैरह वो उसी से करते थे। और जिनको जागीरें प्राप्त होती थी तो उनको क्या कहते थे? उनको जागीरदार कहते थे। नगद वेतन के स्थान पर भू राजस्व आवंटन प्रदान किए जाते थे, और आमतौर पर आवंटित क्षेत्र को जागीर और इसके प्राप्तकर्ता को जागीरदार कहा जाता था। इसमें भूमि का आवंटन नहीं होता था, बल्कि भूमि क्षेत्र से प्राप्त आय राजस्व जागीरदारों को दी जाती थी। समयानुसार इस व्यवस्था का विकास हुआ और पूरी तरह स्थापित होने के पहले इसमें कई परिवर्तन किए गए। हालांकि जो आधारभूत ढांचा था वो अकबर के शासनकाल में ही इसका विकसित हो गया था, और जो औरंगजेब का टाइम पीरियड जब तक आया तब तक तो जागीरदारी जो प्रथा थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस टाइम तक इन जागीरों को, अच्छी अच्छी जागीरों को लेने के लिए ये जागीरदार एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने लगे, और इस तरह से जो दरबार था उसमें बहुत सारे षड्यंत्र होने लगे। अकबर के शासनकाल में सभी क्षेत्रों को मोटे तौर पर खालिसा और जागीर में विभक्त किया गया था। तो जो अकबर का शासनकाल था उसमें अकबर के शासनकाल और उसके बाद से जो ज़मीन का आवंटन था वो इन्हीं दो उसमें किया जाता था। जो खालिसा भूमि थी उस पर डायरेक्ट जो केंद्र था उसका अधिकार होता था, उसका राजस्व है वो डायरेक्ट केंद्र को जाता था, और बाकी की जो ज़मीन होती थी वो जागीर होती उसको बोलते थे। तो जागीर का जो राजस्व था वो उसके जागीरदार को जाता था। तो ये दो तरह का विभाजन था। जहांगीर के शासनकाल में कुल क्षेत्र का 10% हिस्सा जागीर के रूप में आवंटित था। वेतन में के रूप में दी गई जागीर को क्या बोलते थे? जागीर तनख्वाह। और अगर किसी को सशर्त कोई जागीर दी जाए तो उसको बोलते थे मशरूत जागीर। उसके बाद में अगर किसी को पद और कार्य कुछ नहीं दिया गया लेकिन उसको जागीर दी गई है तो उस जागीर को बोलते थे इनाम जागीर। जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने अधीन क्षेत्र
मान लो किसी जमींदार का ही क्षेत्र पहले से उसके अधीन में है और उसी की जागीरदारी उसको दी गई है, तो उसको बोलते थे वतन जागीर। तो इस तरह से ये जो थी ये हमारी जागीरदारी व्यवस्था थी। दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुलह ए कुल। तो सुलह ये कुल जो व्यवस्था थी वो अकबर का जो ये एक नीति थी। अब इसके लिए कि ये निजामी क्या बोलते हैं कि सुलह कुल के माध्यम से अकबर ने अपने धार्मिक विचार के सामाजिक आयाम पर बल देने का प्रयास किया। अकबर के लिए धार्मिक सदिच्छा तथा सहिष्णुता सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके लिए धर्म एकता में बांधने की युक्ति थी, न कि तनाव पैदा करने का साधन। अकबर के लिए धार्मिक तनाव मानव के दुर्भाग्य का आधारभूत कारण थी और वह सुलह ए कुल को मौलिक अच्छाई के रूप में पेश करता था। जहांगीर उल्लेख करता है कि उसके पिता के साम्राज्य में शिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। अब अकबर सुलह कुल से मोहब्बत एक कुल की ओर बढ़ रहा था, तो जो सुलह जो कुल की नीति थी वो अकबर की नीति जो धार्मिक सहिष्णुता थी, वो अकबर मूलतः धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और वो ये मानता था कि जो सारे धर्म है उनका सम्मान किया जाना चाहिए और जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म की अपनी पूजा पाठ जो भी उसको करना है वो अपने धर्म के हिसाब से ही करे। और अगर किसी को हम ज़बरदस्ती फोर्स करके उसका जो धर्म वगैरह है परिवर्तन कराते हैं तो वो अकबर ऐसा मानता था कि वो सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो इसलिए उसने ये सुलह कुल की नीति चलाई थी। धार्मिक वर्गों के प्रति अकबर के रवैये की निशानी उसका गहन मानववाद और दृष्टिकोण की उदारता है। मुस्लिम, हिंदू, पारसी, ईसाई तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म तथा कानून के अनुसार ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो जो अकबर था वो सारे धर्मों के जो विद्वान लोग थे उनको बुला के उसमें अपने दरबार में उनसे जो है वाद विवाद किया करता था, उन पर जो गहन चर्चाएं थी, धार्मिक चर्चाएं, वो किया करता था अकबर। तो ये जो नीति थी ये थी सुलह कुल जो कि अकबर की नीति थी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन अकबर तथा जेसुइट। जो अकबर था उसने जेसुइट जो थे उनको अपने इबादत खाने में जो है चर्चा वगैरह करने के लिए बुलाया और उनका काफ़ी स्वागत किया करता था वो। अब जो 3 जेसुइट मिशन थे वो अकबर के दरबार में पहुंचे थे। पहला था जो फादर मॉन्सरेट और फ्रांसिस हेनरी के साथ में जो रुडोल्फ एक्वाविवा, इनके नेतृत्व में ये 3 लोग 1580 से 1583 तक अकबर के दरबार में रहे थे और वहाँ पे इन्होंने जो है अकबर के साथ में विचार विमर्श किया था। जो दूसरा मिशन था वो एडवर्ड ल्यूटन तथा क्रिस्टोफ डी वेगा के नेतृत्व में 1591 और 92 में ये 2 साल रहे थे और उन्होंने भी उस पर जो इनके धर्म वगैरह की जो नीतियाँ थी उस पर आपस में विचार विमर्श किया अकबर के। तीसरा मिशन था वो फादर जो जीरोम जेवियर थे और फादर इमैनुअल पिनोरो और ब्रदर बेनेडिक्ट दी गोज के साथ में ये गया था। अकबर उल्मा के लालच के विपरीत जेसुइट पादरियों के सादगी भरे जीवन और विचारों की एकता को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। तो जो जेसुइट पादरी थे इनका जो जीवन था वो काफ़ी साधारण था और जो जबकि उस समय के जो उलेमा वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो उनकी वजह से अकबर उनको उनकी जगह पे इनके सादा जीवन को देख के इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। उसने जो फादर मॉन्सरेट थे उनको उसका जो राजकुमार था मुराद उसका शिक्षक नियुक्त किया और उनकी जो उसने कश्मीर की जब यात्रा करी तो फादर मॉन्सरेट भी उनके साथ में गया था। अकबर के काल में जीसस की जीवनी मिरात उल कुद्दुस को भी फारसी में संकलित किया गया था। ईसाइयों को फरीदपुर सीकरी तथा लाहौर में गिरजाघर और विद्यालय खोलने की अनुमति जो थी वो अकबर ने प्रदान करी थी। तो अकबर और जेसुइट अकबर के जो बाकी धर्म के जो धर्मावलंबी थे उनके साथ भी संबंध काफ़ी अच्छे थे और इसी तरह से जेसुइट के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा है अगला क्वेश्चन धर्म के प्रति अकबर का दृष्टिकोण। तो हम जैसा हमने पढ़ा है कि अकबर का जो दृष्टिकोण था वो धर्म के प्रति वो सभी धर्मों को बराबर की भावना से देखता था। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था और उसने अपनी नीतियां भी इस तरह से बनाई थी कि जिससे किसी धर्म विशेष को उसने बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाई थी। अपने निजी विश्वास में अकबर निरंतर एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम नजर आता है। वह 5 वक्त में की नमाज पढ़ता था। वह मस्जिद को स्वयं अपने हाथों से साफ करता और उसने सख्ती से शरीयत के नियमों को लागू किया। पैगंबर के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। जब अबू तुराब अपनी हज यात्रा से लौटा तो वह अपने साथ पैगंबर के कदमों की छाप के स्मारक चिन्ह लाया था
अकबर अब उनको लेने के लिए कई मील पैदल चलकर गया था। ये तो उसका जो है पर्सनल जो बिलीफ था वो इस्लाम धर्म में था, तो वो उसको काफ़ी सम्मान देता था। अकबर ने मक्का के लिए हज की जो यात्रा थी उसको प्रोत्साहित किया, और वो इसके लिए क्या होता था, जो हज यात्रा करने जाते थे उनको धन वगैरह भी जो है वो उपलब्ध कराता था। और उसने एक जो पृथक इसके लिए एक हज यात्रा के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका क्या नाम था, मीर हज। इसकी नियुक्ति करी गई थी। जो हज वगैरह जाते हैं उनको उनको जो एक्चुअल में जाने वाले उनकी छटाई करना, और उसके बाद उनको अगर कुछ सरकार की तरफ से मदद चाहिए तो वो धन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराना। अपने प्रारंभिक चरण में अकबर ने जो है गैर मुस्लिम है उनके साथ भी जो है काफ़ी उदार रवैया अपनाया था। और फिर जैसे शुरुआत में उसने राजपूत वगैरह थे उनके साथ में वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित किए। और फिर जब उसने बाद में जब युद्ध वगैरह होते हैं तो युद्ध के बाद जो युद्धबंदी होते हैं तो उनको क्या होता था, उस समय पे जो है उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था और इस्लाम कबूल करने पे उनको मजबूर किया जाता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनको फिर जो है उनकी इनको फांसी वगैरह दे दी जाती थी। तो फिर अकबर ने इस नीति को रोक लगा दी और बोला कि नहीं, अब किस जो भी युद्धबंदी रहेंगे उनका जो है धर्म वगैरह कुछ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो था जो अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण था। अब हम देखते हैं दोस्तों मध्यकालीन नगरों के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण। विद्वानों ने जो शहरीकरण है उसको शहरों का भौतिक विकास और उनकी एक विशिष्ट जीवन शैली है, इसी के रूप में इसका शहरीकरण का अध्ययन किया है कि अगर जो शहर मान लो शहर वगैरह अगर बसते हैं तो उनका जो है विकास, वहाँ पे मेन चीज़ भौतिक विकास होता है, ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, अच्छे अच्छे रोड्स बनते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। और फिर उनकी विशिष्ट जीवन शैली होती है, जैसे वहाँ पे दिन भर भाग दौड़ रहती है, कोई खेती वगैरह नहीं होती है। जो शिल्पकार कारीगर हैं वो उत्पादन के, जो ये शहर होते हैं ये उत्पादन के प्रमुख केंद्र होते हैं। गांव के विपरीत शहरों की दो प्रमुख विशेषताओं पर अब आम सहमति है। पहली ये है कि जो शहर है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है जिसका विस्तार सीमित और निर्धारित था, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, जबकि एक सीमित विस्तार में होते थे और इनकी आबादी वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा घनी बसी हुई होती थी। और दूसरी ये जो विशेषता है वो ये थी कि इनकी जो ज़्यादातर जो रहने वाले थे वो गैर कृषि आधारित इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी, क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो उत्पादन में लगी होती थी, लेकिन वो किसके उत्पादन में, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन में। खेती वगैरह जो करते थे वो गांव में लोग करते थे। प्रमुखतः 4 प्रकार के शहरी केंद्रों के विकास की ओर इंगित: प्रशासनिक शहर, धार्मिक शहर, सामाजिक या जो सामरिक महत्व के हैं, और जो वाणिज्यिक महत्व के शहर हैं। तो जो प्रशासनिक शहर थे उनमें प्रमुख रूप से जो प्रशासन के केंद्र वगैरह थे वो थे, जैसे मुगल काल में दिल्ली था, लाहौर था, तो ये प्रशासनिक शहर थे। अब मान लो धार्मिक केंद्र जो थे वो वहाँ पे बहुत सारे तीर्थ यात्री वगैरह आते थे, जो तीर्थ स्थान थे वो बहुत सारे थे वहाँ पे। तो ये जैसे थे वाराणसी था, मथुरा था, ये इस तरह के जो है ये धार्मिक तीर्थ थे। और सैनिक और सामरिक महत्व के शहरों का विकास प्रमुख रूप से जो सैनिक छावनियां वगैरह थीं उनके रूप में हुआ था। दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मुगलों की मुद्रा व्यवस्था। तो मुगलों की जो मुद्रा व्यवस्था थी उनके टाइम तक पूरी सुव्यवस्थित थी। जो धातुएं वगैरह थी उनको जो है काफ़ी शुद्ध रूप में मुद्रा में इस्तेमाल किया जाता था। अब जो इनकी मुद्रा व्यवस्था थी उसको त्रिधातु कहा जाता है, क्योंकि ये 3 प्रकार के सिक्के वगैरह ढालते थे, एक तो तांबे के सिक्के, चांदी और सोने के सिक्के। और इनका जो मेन प्रमुखता जो चलन में सिक्का था वो चांदी का सिक्का था, जबकि सोने के सिक्के भी चलन में थे, लेकिन ये रोजमर्रा की चीज़ों के लिए सोने के सिक्के यूज नहीं होते थे। इनको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो उस तरह से, या किसी को उपहार वगैरह रूप में है देना है तो उस टाइम पे ये सोने वगैरह के सिक्कों की जो है वो प्रयोग किया जाता था। ढलाई करने के लिए सिक्के में और दूसरी धातुएं मिलाई जाती थी, लेकिन इसका जो परसेंटेज था वो उसके जो सिक्का है उसके कुल वजन के 4% से ज़्यादा नहीं होता था। अब ये शुरुआत में तो इनका वजन लगभग 129/30 ग्रेन था, लेकिन जो औरंगजेब का जो शासनकाल आया उसमें रुपए का वजन बढ़ के 180 ग्रेन तक हो गया। और व्यापार राजस्व के लिए प्रमुखता वही चांदी का सिक्का यूज होता था। और स्वर्ण मुद्राएं वगैरह थी जिनको असरफी या मोहरें कहा जाता था, और जिनका वजन था 169 ग्रेन। ये वाणिज्यिक लेन देन में काम नहीं लाया जाता था, इसे मुख्य रूप से संचय निधि के रूप में रखा जाता था। तो ये जो थी वो मुगलों की मुद्रा व्यवस्था थी।
अब हम देखते हैं कि मुद्रों की जो मुगलों की मुद्रा ढलाई प्रणाली थी या जो टकसाल थी वो किस तरह। मुगलों की जो मुक्त मुद्रा प्रणाली थी जिसके तहत कोई भी बहुमूल्य धातुओं को टकसाल में लाकर सिक्के ढलवा सकता था। अब ये क्या था कि अगर किसी के पास कोई धातु है तो वो अगर टकसाल में आता है और अपनी धातु से वो क्या कर सकता था, सिक्के वगैरह ढलवा सकता था। सिक्कों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मानकीकरण का कड़ाई से पालन किया जाता था। तो जो सिक्के वगैरह थे उनको एक ही साइज के रहें, एक ही वजन के रहें, तो वो इस तरह से, और जो धातु वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट ना हो, जो सारे सिक्के रहें वो समान तरह के अनुपात धातुओं के मिश्रण से बने। तो इस तरह से जो सिक्कों का मानकीकरण था उसका जो पालन है वो काफ़ी कड़ाई से किया जाता था, मतलब उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती थी। बहुत सारी जो टकसालें स्थापित करी गई थी। अब जो बड़े बड़े शहर थे, बंदरगाह जहाँ पे थे वहाँ पे ज़्यादा जो है टकसालें वगैरह स्थापित करी गई थी। अब ये इसलिए स्थापित करी गई थी ताकि जो बहुमूल्य धातुएं जो जिनका आयात किया जाता था उनको आसानी से जो है टकसाल में पहुंचाया जा सके। अगर मान लो कहीं अंदरूनी इलाकों में वो हैं तो उसको वहाँ से बंदरगाहों वगैरह से, और उनको जो बहुमूल्य धातु है उसको वहाँ तक ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा, और उस समय परिवहन के साधन जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसमें टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो जाता था। तो इसलिए जो बंदरगाह और प्रमुख शहर थे वहीं पे बहुत सारी टकसालों का जो है वो स्थापना करी गई थी। प्रत्येक सिक्के पर जो है ढलाई करने किस टकसाल में उसकी जो है वो सिक्का बनाया गया है, किस वर्ष में उस सिक्के की ढलाई हुई है, और वहाँ पे किस शासक के शासनकाल में ये सिक्का बना है, तो उन तीनों का नाम उस पे सिक्के पे अंकित होता था। और जो पिछले वर्ष के या जो चालू वर्ष है उसके जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको ताज़ा सिक्के कहा जाता था। और किसी सम्राट के शासनकाल में जारी और प्रचलित सिक्के को चलनी कहते थे, जबकि पिछले शासनकाल के में ढाले गए सिक्कों को खजाना के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि जो पिछले पुराने सिक्के थे उनका जो है उनको कम रेट में खरीदा जाता था, उस पर कुछ जो है परसेंटेज उनका मूल्य है वो कम कर दिया जाता था, क्योंकि उनमें बियर एंड टियर धीरे धीरे होता रहता था। जो मुद्रा के सिक्के थे, धातु के सिक्के थे, तो उनमें काफ़ी जो है बियर एंड टियर होता रहता था, तो इस वजह से उनका जो मूल्य है वो धीरे धीरे उसका अवमूल्यन होता रहता था, उस पर उसको कम परसेंटेज में लिया जाता था। फिर दरोगा ए दारुल जर्ब जो है वो टकसाल का मुख्य पदाधिकारी होता था, और ये वो टकसाल के सभी कामों की यही देखभाल करता था। और जो टकसाल थी उसमें एक सर्राफ की नियुक्ति करी जाती थी। वो क्या देखता था, जो सिक्के बन रहे हैं उनकी शुद्धता क्या है, उनका वजन है, और जो उन पे समय है उसकी जो जांच है, और उसका मूल्य निर्धारण कर कटौती की राशि उसको निश्चित करनी होती थी। मान लो कोई पुराने सिक्के आए हैं तो कितने पुराने सिक्कों पे कितनी कटौती करी जाएगी। जैसे कि अगर मान लो कोई 1 साल पुराना या 1 साल पुराना सिक्का है तो उस पर 2.5% की कटौती करी जाती थी, और अगर वहीं पे कोई 2 साल या 3 साल पुराना सिक्का है तो उस पर 5% की कटौती करी जाती थी। तो इस तरह से, और ये निर्धारित कौन करता था, वो जो टकसाल का में जो सर्राफ रहता था वो ये निर्धारित करता था कि किसी पर्टिकुलर सिक्के पे कितने परसेंट की कटौती की जाएगी। तो ये हमारी जो मुगलों की जो टकसाल व्यवस्था थी वो थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बतन व्यवस्था। अब जो बतन है एक्चुअली ये एक अरबी शब्द है, और जो बतन व्यवस्था है उसकी शुरुआत जो दक्कन में जो मुस्लिम शासन की स्थापना हुई उसके बाद इसकी शुरुआत हुई बतन व्यवस्था की। ये सरकार द्वारा गांव में कार्यरत पदाधिकारी को जो ग्रामीण समुदाय उसके जो सेवाएं थी उनके बदले में जो प्रदान किए जाने वाला आनुवंशिक अनुदान था। मान लो कोई पदाधिकारी है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसको क्या बोलता था, उसको क्या जो बतन जो थी, बतन जागीर या बतन जो व्यवस्था थी उसके अंडर में उसको कुछ जमीन दी जाती थी। ये आनुवंशिक ग्रामीण पदाधिकारी गांव जिसको देशक बोलते थे इसके स्थायी निवासी होते थे, और उन्हें गांव में प्रशासनिक कार्य संपन्न करने के बदले में राज्य अधिकारों और विशेष छूट के प्रावधानों के साथ भूमि अनुदानित करता था। अब होता क्या था कि जैसे कोई गांव है तो वहाँ में गांव का कोई मुखिया टाइप का है, जैसे आज के समय में मुखिया होते हैं, तो उस टाइम पे जो वहाँ का कोई ऐसा निवासी होता था ग्रामीण जो पदाधिकारी है उसको क्या था, वो गांव का प्रशासन वगैरह उसकी देखभाल करता था, वहाँ से राजस्व वगैरह इकट्ठा करता था। तो इसके बदले में जो सरकार क्या करती थी उसको कुछ भूमि अनुदान में देती थी। अब उस पे क्या था, कहीं उसके कई सारे अधिकार अलग से होते थे, और उस पे जो राजस्व वगैरह की थोड़ी बहुत उस पे छूट होती थी। तो इस व्यवस्था को बोलते थे बतन व्यवस्था।
इन देशकों को वतनदार, देशमुख, देसाई, देशपांडे, कुलकर्णी आदि कहते थे और उन्हें सरकार को भू राजस्व न देने की छूट मिली हुई थी। तो जो दक्कन में ये जो व्यवस्था थी ये प्रमुख रूप से थी, जैसे जो आज का हमारा कर्नाटक और महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे तो इनको देशमुख थे, देसाई थे, देशपांडे थे, तो इस तरह के ये देशक थे। वतनदारों को मिली भू राजस्व से मुक्त भूमि को इनाम कहते थे। अब इनको जो भूमि मिलती थी उसको क्या कहते थे? इनाम भूमि कहते थे। जो गांव थे उनका जो प्रमुख आनुवंशिक अधिकारी था वो पटेल होता था। अब जो मराठी दस्तावेज वगैरह हैं उनमें उसका जो नाम मिलता है वो गाबा पटेल या मुकद्दम पटेल भी इसको कहा जाता था, जो मराठी दस्तावेज हैं उसमें। और इसका जो प्रमुख काम था वो था राजस्व वसूल करना है, और जो केंद्र का हिस्सा है वो वहाँ से गांव वगैरह से उसको वसूल करके और उसको केंद्र तक जो राजकोष है वहाँ तक पहुँचाना, ये पटेल की जो है प्रमुख रूप से इसकी जिम्मेदारी होती थी। तो इस तरह से ये हमारी वतन व्यवस्था थी। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि संबंधी अधिकारों के प्रकार। तो ये जो भूमि संबंधी अधिकार के प्रकार थे दक्षिण में, ये किस तरह के थे? दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं भूमि संबंधी अधिकारों के प्रकार। ये थे, जैसे गांव के जो खेती योग्य क्षेत्र थे उनको कई सारी जो उनके टाइप थे, जैसे मिरास भूमि थी, इनाम भूमि थी, राज्य भूमि थी, और जो कई ऐसा होता था कि जो परिवार वगैरह हैं वो समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो उस तरह की भूमि थी जो उनकी भूमि होती थी। तो ये जो चार तरह की थी वो भूमि होती थी। अब जो मिरासी भूमि होती थी उसमें मिरासी अधिकार के तहत मिरासदार का जमीन पर कब्जा होता था। वे ग्रामीण जमीन के मालिक होते थे और अपनी जमीन पर रहने वाले लोगों से धन या सेवा वसूल कर सकते थे। तो जो मिरासी अधिकार होते थे इनमें जो मिरासदार थे इनको वो पर्टिकुलर जो इनके अंडर में जमीन थी उस पर इनका कब्जा होता था। अब ये क्या करते थे, उस जमीन को किसी को ठेके पे, किसी से उसमें काश्तकारी जो है खेती वगैरह करा रहे हैं तो ये उससे कराते थे, और लेकिन अधिकार जो था वो इन्हीं का था, वो इनके बिहाफ पे उसकी खेती वगैरह उसमें कर सकता था, और इनका लेकिन जो मूल अधिकार था वो इन्हीं का था। ये उससे क्या है, कभी पैसे ले लेते थे, कभी सेवा वगैरह ले लेते थे। मान लो ये इनके घरों में कोई नौकरी कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो उसको इन्होंने पर्टिकुलर भूमि जो है वो दे दी, और उससे उसकी सेवाओं के बदले में वो भूमि दे दी छोटे लेवल पर। अब जो इनाम भूमि होती थी वो या तो पूरी तरह से राजस्व से मुक्त होती थी, या इस पर कम दर से जो है वो इनाम पट्टी कर लगाया जाता था। ये भी भूमि अधिकार का एक विशेष अधिकार रूप था। अब इसमें इसको क्या होता था, मान लो जो कोई राजा वगैरह के यहाँ कोई कर्मचारी है या कोई कुलीन है, कोई प्रमुख अधिकारी है, तो उसको इनाम भूमि राजा खुश होकर इनाम वगैरह के रूप में भूमि दिया करता था, जिसको इनाम भूमि बोलते थे। तो ये जो थी, तो जब राजा इसको प्रदान किया करता था तो उस टाइम वो बताता था कि इसमें ये जो इनाम भूमि है ये पूरी तरह से कर मुक्त रहेगी, या इस पे जो है कर आंशिक रूप से लगाया जाएगा, कितने % में इस पे कर लगाया जाएगा वो उसी टाइम मेंशन करता था, और उसी तरह से फिर उसके बाद में उस जमीन पे से कर वसूल किया जाता था। जो इनाम भूमि जिसको मिलती थी इसे प्राप्त करने वालों को इनामदार कहा जाता था। ये दो प्रकार के होते थे, निवासी और अप्रवासी। जो निवासी होते थे, मान लो किसी को इनाम भूमि मिली है और वो इसी क्षेत्र का निवासी है तो वो निवासी माना जाता था, और कहीं दूसरे क्षेत्र का निवासी है लेकिन उसको किसी अलग क्षेत्र में जमीन जो है इनाम भूमि के रूप में दी गई है तो उसको बोलते थे अनुपस्थित इनामदार। सरकार द्वारा सामूहिक इकाई के रूप में या पेशवा शासक द्वारा गृहीत भूमि को राज्य भूमि का दर्जा किया जाता था। अब कुछ जमीन थी वो शासक के अंडर में रहती थी, वो उस पर डायरेक्टली जो है वो उसका राजस्व जो था वो सीधे राजकोष में जाता था, और जो जो केंद्र था वो प्रशासन का जो केंद्र था वो उस जमीन की देखभाल किया करता था। तो जो जमीन थी उसको क्या बोलते थे, राज्य भूमि बोलते थे। अब चौथी जो थी हमारी नष्ट या समाप्त या जो बंजर भूमि थी, उसको जो गांव का मुखिया था वो सभा, प्राणांत सभा थी या राज्य को है वो बेच सकता था। अब जो समाप्त हो गए जो परिवारों की भूमि थी उसको क्या कहा जाता था, गटकुल। और जिन जमीनों पर बहुत समय से खेती नहीं हुई या जो बंजर है उनको क्या कहा जाता था, पात जमीन कहते थे। तो ये इस तरह की जो जमीनें थी, मान लो कोई परिवार है गाँव में और उसकी डेथ हो गई, उस परिवार में कोई बचा नहीं, उस समय
वो जो समय था उस समय पे ये जो अकाल है, महामारी वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी, तो गांव कई बार ऐसा होता था कि गांव के गांव चौपट हो गए, परिवार के परिवार चौपट हो गए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी वो खाली पड़ जाती थी, जिनका कोई इनको करने वाला नहीं रहा। सारे के सारे जो मालिक थे, जो उसके जिनका हक था, वो मर गए। तो इस तरह की जो जमीन थी उसको जो गांव का मुखिया होता था वो या तो फिर राज्य जो था उसको बेच देता था, या जो प्राणांत सभा थी उसको बेच देता था। तो इस तरह के जो मुख्यतः जो भूमि संबंधी अधिकार थे वो इन्हीं 4 तरह के थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा है अगला क्वेश्चन, जमींदार। जमींदार मुगल काल में क्या थे, इन पे इनके जो अधिकार, जो प्राधिकार थे वो क्या थे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और इस जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप जो पीडीएफ है इसका वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम जमींदार, जो जमींदारों का वर्गीकरण है वो 3 तरह से नूरुल हसन में किया है। उन्होंने किया है कि जो प्राथमिक जमींदार थे इनके भूमि पर कुछ स्वामित्व के कुछ अधिकार होते थे। दूसरे जो मध्यस्थ जमींदार, जिनके बिचौलिए अधिकार होते थे और जो राज्य को भू राजस्व एकत्रण में सहायता देते थे। स्वायत्त सरदार, जिनके अपने क्षेत्र पर स्वायत्त अधिकार होते थे और जो निश्चित धनराशि मुगल राज्य को देते थे। तो इनके हिसाब से जो नूरुल हसन है वो ये बताते हैं कि 3 तरह के जमींदार थे। एक तो पहले जमींदार वो थे जिनको कुछ भूमि मिली थी और उनका वो भूमि के मालिक थे, वो भूमि के स्वामी थे, उस भूमि पर उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं का मालिकाना हक था। तो एक तरह के तो वो जमींदार हो गए। दूसरे कुछ जमींदार इस तरह के थे, वो बिचौलिए टाइप के थे। मान लो किसी पर्टिकुलर जमींदार को जो केंद्र है या जो सरकार है उसने बोला है कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र का हमें राजस्व इकट्ठा करके दोगे, तो वो बिचौलियों की भूमिका में रहते थे। वो उस क्षेत्र से जो राजस्व है वो इकट्ठा करते थे और उसकी कुछ मात्रा जो है अपने पास रख लेते थे, बाकी का जो निश्चित राजस्व था वो राजकोष में जमा करा देते थे। तो कुछ इस तरह के जो है जमींदार थे। तीसरे जमींदार ऐसे होते थे जो स्वायत्त सरदार थे, जो अपनी अलग से अपने राज्य क्षेत्र में शासन किया करते थे, लेकिन वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते थे। मतलब मुगलों को वो वार्षिक रूप से या जो है छमाही रूप से वो कर लगातार भेजते रहते थे। तो ये 3 तरह के जो है वो उस टाइम पे जमींदार थे। अब जो जमींदारी का मतलब भूमि पर संपत्ति अधिकार नहीं था, ये भूमि उत्पादन पर जमींदारों का एक दावा था जो राज्य की राजस्व की मांग के साथ साथ चलता था। तो इनका ऐसा जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था कि ये जमीन जो है जमींदारों की है तो इसको ये बेच सकते थे। हालांकि जो पहले टाइप के जो जमींदार थे उनकी जो भूमि थी उस पर उनका अधिकार था, लेकिन दूसरे और तीसरे टाइप के जो जमींदार थे इन पे इनका कोई स्वामित्व, जो संपत्ति का अधिकार, वो नहीं था। अब ये इनका दावा वही इसी का था कि ये वहाँ से जो पर्टिकुलर एरिया इनके अंडर में है वहाँ से राजस्व इकट्ठा करेंगे और वो राजस्व इकट्ठा करके फिर जो आगे है फर्दर वो राजकोष में जमा कर देंगे। लेकिन निजी संपत्ति की भांति किसी भी वस्तु की तरह इसे बेचा या खरीदा जा सकता था। ये आनुवंशिक और विभाज्य था। ये जो पहले वाले हमारे जमींदार थे उनके केस में ऐसा संभव था। अब जो जमींदार थे उनके पास में जो है अपनी पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना होती थी। अब उस सेना की सहायता से भी किसानों से राजस्व वसूला करते थे। अब जो ये सेना थी तो उसके रखरखाव के लिए भी इनको कुछ खर्चे की जरूरत होती होगी। तो इस सेना की मदद से जो ये वहाँ का जो है कानून व्यवस्था वगैरह संभालते थे और वहाँ से जो राजस्व इकट्ठा करते थे, तो इसी का जो कुछ हिस्सा था इकट्ठे हुए राजस्व का, तो वो अपने पास रख लेते थे अपने खर्चे के लिए, और जो बचा हुआ राजस्व था वो राजकोष में केंद्र सरकार के पास में जमा कर देते थे। तो इस तरह से इस 3 टाइप के जमींदार हमने देख लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों का केंद्रीय जो प्रशासन था उसका विकास किस तरह से हुआ और उनका केंद्रीय जो प्रशासन था वो किस तरह का था। तो जो प्रमुखता जो भी जितने भी राजतंत्र होते हैं वो डिक्टेटरशिप में ही चलते हैं। मतलब कि उनमें जो राजा होता है वो ही प्रधान होता है, उसी का मतलब जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। हालांकि ये जो मुगल्स थे ये इनके पास में एक पूरी मंत्रिपरिषद थी। मतलब कि जो कुलीन थे, मंत्रिपरिषद तो अभी चलन में है, लेकिन इससे पहले उनके वो कुलीन होते थे, कुछ मंत्री होते थे जो उनको सलाह, हर मामलों में जो है सलाह दिया करते थे। फिर भी जो अंतिम निर्णय होता था वो प्रमुख रूप से जो सम्राट था उसी का होता था। अब ये जो मुगल काल था इसकी प्रकृति तो अखिल भारतीय थी, क्योंकि ये लगभग होल ऑफ इंडिया में ये फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। अकबर के काल में प्रशासनिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उसके शासनकाल के अंत तक
समुचित और व्यापक विभाग स्थापित हो गए थे, उनके शीर्ष अधिकारियों को कार्य भी नियत कर दिए गए थे। जो अकबर था उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका जो है विशेष रूप से उसको जो शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो उसने छोड़ी थी, उसी व्यवस्था से को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अपने उसमें अपना लिया था। फिर इसने क्या किया कि जो डिपार्टमेंट थे उनको अलग अलग कर दिया था, प्रत्येक उनके हर डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो नियुक्त कर दिया था, और फिर उनको जो है उनके पर्टिकुलर कार्य भी इसने अलग अलग कर दिए कि ये डिपार्टमेंट है तो इसका ये काम रहेगा, इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा उसका ये काम रहेगा। इस तरह से इसने जो है वो विभाजन कर दिया था कि जो कार्य है वो अलग अलग रूप से विभाजित हो। अब इससे होता क्या था कि हम उसको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको उस काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि वो जो काम क्यों नहीं हुआ या वो काम था वो किसकी जिम्मेदारी। तो इस तरह से ये जो प्रशासन था उसने अकबर ने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया था। अब मुगल प्रशासन के जो सभी अधिकारियों की स्थिति और शक्ति सम्राट पर निर्भर होती थी। हालांकि जो अंतिम निर्णय था वो ही सम्राट का ही था, वो किसी को भी हटा सकता था, किसी को कुछ भी पावर दे सकता था, तो वो सब था वो केवल सम्राट के पास ही था। जो सुप्रीम पावर थी वो सम्राट के पास थी। बैरम खां के संरक्षण के काल में वकील वजीर का पद अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। बैरम खां ने इस पद पर रहते हुए असीम अधिकार प्राप्त किए। तो इनका जो प्रमुख जो सबसे प्रमुख जो पद था वकील या वजीर का था, जिसमें कि हम आज अब जैसे प्रधानमंत्री के रूप में जिसको देखते हैं, वो सम्राट के बाद जो है सबसे जो शक्तिशाली दूसरा जो व्यक्ति होता था वो वकील या वजीर ही होता था। अब ये जो पद था धीरे धीरे करके ये शक्तिशाली हुआ, और जब बैरम खां इस पद पर आसीन हुआ तो उसने जो है स्वयं को इस पे बहुत ज़्यादा इसके जो वकील और वजीर का जो पद था उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर लिया था। उसने जो है पूरी शक्ति लगभग अपने हाथों में ही इकट्ठी कर ली थी। अब दूसरा हमारा अधिकारी होता था एक मुख्य दीवान, जिसको दीवाने कुल बोलते थे। इस पे क्या था कि ये राजस्व और वित्त का भार सौंपा गया था इसको। ये राजकीय कोष का निरीक्षण करता था और जो लेखा संबंधी जो जांचें करनी थी ये इसका कार्य था। किसका? दीवाने कुल का। तो जो भी राजस्व आता है मान लो इकट्ठा होके उसको राजकोष में जमा कराना, उसका हिसाब किताब रखना, उसके बाद जो भी खर्चे हैं उनके लिए राजकोष में से पैसा जाना है, तो इन सब का जो पूरा हिसाब किताब कौन देखता था? वो दीवाने कुल देखता था। अब दिल्ली सल्तनत के मीर अर्ज का नाम बदलकर मुगल काल में मीर बख्शी हो गया था। दिल्ली सल्तनत में जो जिसको हम मीर अर्ज बोलते थे उसको मुगल काल में क्या कर दिया गया था? मीर बख्शी कर दिया गया था। तो ये मीर बख्शी क्या था? ये मनसबदार थे, उनकी नियुक्ति करता था, उनके जो वेतन संबंधी थे ये कागज वगैरह थे ये यही मतलब ये पूरा ही उनका देखता था कि किसको कितने की मनसबदारी देनी है, उसको कितना वेतन देना है, कितना पैसा किसको देना है, और तो यही रिकमेंड करता था। और जो पैसा फिर रिलीज होता था वो किससे कहाँ से होता था? और जो मुख्य दीवान था वो पैसे को रिलीज करता था, वेतन वगैरह को। सद्र और सुदूर धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। उसका मुख्य कार्य शरीयत के कानून का संरक्षण था। तो हमारे जो धार्मिक कानून वगैरह थे जो उस टाइम पे प्रमुख रूप से शरीयत का जो शरिया लॉ था वो चलता था, तो उनके कानूनों वगैरह को जो है वो उनका कड़ाई से पालन कराना, और जो धार्मिक जो भी वो चीज़ें होती थी तो उसका प्रमुख जो था वो सद्र और सुदूर था। अब एक मुख्य काजी होता था जिसको काजी उल कुज्जात के नाम से जाना जाता था। ये जो न्यायिक विभाग होता था उसका प्रमुख होता था। तो उस टाइम पे जो न्याय वगैरह होता था उसकी व्यवस्था आज के समय जैसी नहीं थी, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से अलग थी। वहाँ पे इनका एक जैसे काजी होता था वो ही अपने जो शरिया लॉ था उसके हिसाब से न्याय किया करता था। हालांकि उसमें भी जो प्रमुख जो इस काजी के ऊपर भी जो फैसला ये सुनाता था, इस फैसले को जो सम्राट था वो बदल सकता था, कम कर सकता था, या पूरी तरह से उसको माफ भी कर सकता था, जिसको काजी ने कोई भी सलाह जो सजा है वो सुनाई थी। तो इस तरह से हमारा ये मुगल काल का जो है केंद्रीय प्रशासन था। दोस्तों अब हम देखते हैं जो मुगल काल था, मुगलों का जो प्रांतीय प्रशासन था वो किस तरह का था। दोस्तों हमें जैसा कि पता ही है कि जो मुगल काल था वो उसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था। तो एक जगह से, और वो दिल्ली में इनकी राजधानी थी, तो दिल्ली से पूरे इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इन्होंने जो अपनी प्रशासनिक जो सरलता थी उसके लिए बहुत सारे प्रांतों का गठन कर लिया था। तो जैसे अकबर था उसने शुरुआत में अपने जो पूरा साम्राज्य था उसको 12 सूबों में, उस टाइम जो प्रांत थे उनको मुगल काल में क्या सूबे कहा जाता था, और जो सूबे प्रांतों के जो प्रमुख होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था।
तो शुरुआत में अकबर ने 12 सूबों में अपने साम्राज्य को जो है बांटा। उसके बाद में उसने 3 सूबे उसमें और ऐड कर दिए, तो कुल मिला के 15 सूबे अकबर के शासनकाल में हो गए थे। अब जो सूबा था ये फिर जो सूबा कई सरकारों में विभक्त था, और जो सरकार था उसको कई परगनों में बांटा गया था। फिर जो परगने वगैरह थे उनको महलों में और गांवों में फिर से बांटा गया था। तो इस तरह का इनका जो है प्रांतीय प्रशासन था। शाहजहां के शासनकाल में चकला नाम से एक अन्य प्रशासनिक इकाई सामने आई। तो चकला जो थी वो एक अन्य प्रशासनिक इकाई जो है शाहजहां के शासनकाल में विकसित हुई थी। लेकिन और ये इसका जो था वो कई परगने को मिलाकर इसका निर्माण होता था, मतलब कई सारे परगने मिलकर एक चकला का निर्माण करते थे। अब सूबे के जो सूबेदार थे जिनको गवर्नर बोलते थे, उनकी जो नियुक्ति थी वो खुद जो है सम्राट किया करता था, और उनका काम था जो है जनता है, सेना वगैरह, जनता और सेना के कल्याण की देखरेख करना, सूबे की आम कानून व्यवस्था की देखरेख करना, ये जो सूबेदार था उसके कुछ प्रमुख काम थे। फिर उसके बाद होता था प्रांतीय दीवान। इसकी भी जो नियुक्ति कौन करता था? सम्राट ही करता था। ये एक स्वतंत्र अधिकारी होता था और ये सीधे केंद्र को रिपोर्ट करता था। अब ये सूबे के जो जितना भी राजस्व वगैरह होता था उसका ये प्रमुख होता था कौन? प्रांतीय दीवान। अब जो मीर बख्शी था उसकी जो केंद्र में मीर बख्शी होता था उसकी अनुशंसा पर जो है वो प्रांतों में बख्शी की नियुक्ति करी जाती थी, और ये उनके जो केंद्र में जो मीर बख्शी था उसी के अकॉर्डिंग जो प्रांत में सेना वगैरह रहती थी उसकी देखभाल किया करता था। और हालांकि कई बार ये होता था कि एक ही सूबे में बहुत सारे जो है बख्शी वगैरह उनकी नियुक्ति की जाती थी। वो जो सूबे का जो जिस तरह का साइज वगैरह होता था वो जिस तरह से राजा को लगता था वो उस तरह से अपने हिसाब से इनकी नियुक्ति करता था। अब प्रत्येक सूबे मुख्यालय में दरोगाई डाक की नियुक्ति की जाती थी। उसका जो काम था वो तेज धावक की मदद से जो शाही दरबार तक वो पत्रों वगैरह को पहुंचाना होता था। तो इस टाइम तक जो इनकी पत्र व्यवस्था थी तो वो बहुत ज़्यादा जो है मुगल काल में वो उनकी अच्छी थी, जिससे कि इनको जो है सूचनाएं वगैरह बहुत सारी तीव्र गति से प्राप्त होती थी। तो होता क्या था कि उस टाइम डाक जो है प्रमुखता जो धावक थे, पैदल जो दौड़ने वाले लोग थे पैरों से, उनके थ्रू डाक ले जाई जाती थी। तो उसकी उनकी भर्ती वगैरह और उनको जो प्रॉपर उनका जो मेंटेनेंस वगैरह हो उसके लिए दरोगाई डाक की नियुक्ति करी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों का स्थानीय प्रशासन। तो इनका स्थानीय प्रशासन कैसा था? जैसे पहले तो केंद्र था, केंद्र के बाद फिर प्रांत आए, सूबे के बाद उनको सरकार में बांटा गया, सरकार को परगना में, और परगना के बाद जो उसको परगने को किस में बांटा गया था? मौजा क्या था? मौजा जो है गांव स्तर का था। तो सरकार स्तर पे क्या होते थे? सरकार स्तर पे 2 तरह के अधिकारी होते थे, फौजदार और अमलगुजार। अब इनका जो फौजदार का मुख्य कार्य क्या था? ये था विद्रोहों का दमन करना है, जो कानून व्यवस्था वगैरह है उसकी देखभाल करना, उसको कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा जो हमारा आमिल या अमलगुजार जो होता था उसका जो वो था प्रमुख काम था वो राजस्व इकट्ठा करना है, और उसका जितना भी जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसका निरीक्षण करना है, उसके बाद में उसको ऊपर तक जो केंद्र है वहां तक पहुंचाना। तो ये जो काम होता था ये किसका होता था? आमिल या अमलगुजार का होता था। अब जो सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई जो थी परगना थी, उसका जो कार्यकारी अधिकारी था जो परगने का उसको बोलते थे सिकदार, और ये जो राजस्व वसूली में आमिल जो काम करता था उसकी ये सहायता किया करता था, उसको सपोर्ट किया करता था। तो ये एक हायरार्की बनी हुई थी कि एक ऊपर में मान लो ये जो दीवान है उसके नीचे हमारा दूसरा दीवान है जो प्रांतों में होता था, और उसके बाद फिर सरकार पे जो है आमिल होता था या जो अपना अमलगुजार होता था, उसके नीचे फिर ये परगने वगैरह का जो सिकदार होता था वो होता था। और जो गांव था वो प्रशासन की सबसे निचली इकाई था। अब जो गांव का मुखिया था उसको क्या बोलते थे? मुकद्दम बोलते थे। और जो गांव के लेवल पे जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था उसको क्या बोलते थे? पटवारी बोलते थे। तो आज के समय में भी जो पटवारी वाली व्यवस्था है वो अभी भी हमारे आज के जो आधुनिक समय में वहाँ भी हमें देखने को मिलती है। थाना एक ऐसी जगह थी जहां कानून और व्यवस्था की देखरेख के लिए सेना रहती थी। उन्हें सेना के लिए खान पान की वस्तुओं का भी इंतजाम करना पड़ता था। तो जो पटवारी वगैरह थे वो सेना के खाने पीने वगैरह के भी इंतजाम करते थे। वो सेना कहाँ रहती थी? जो थाने थे, आजकल के जो थाने, हालांकि उनमें तो अब पुलिस रहती है, पहले वो थी पुलिस और सेना
का कुछ मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं था कि पुलिस अलग है सेना अलग है, तो वो पूरा एक ही कॉन्सेप्ट था। उस टाइम पे कोई पुलिस नहीं होती थी, वही सेना होती थी, वही उन थानों में रहा करती थी। तो उनके लिए जो है उनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह है और उनको भोजन वगैरह उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता था? ये पटवारी का काम होता था। जो थाने थे वो मुख्य रूप से अशांत इलाकों और शहर के आसपास स्थापित किए गए थे। इसके जो थाने का जो प्रमुख होता था उसको थानेदार कहते थे। ये जो व्यवस्था है दोस्तों, ये उस टाइम की इतनी अच्छी व्यवस्था थी जिसको हम अभी भी अपने प्रयोग में ले रहे हैं, और हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो इसी तरह से, इसी हायरार्की से चलता हुआ चला आ रहा है। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोला बारूद सिद्धांत। अब ये गोला बारूद सिद्धांत क्या था? 15वीं सदी में के मध्य में शुरू हुए गोला बारूद या आग्नेयास्त्रों के बढ़ते प्रयोग का संबंध दुनिया भर में बढ़ती साम्राज्यों की शक्ति के निर्णायक कारक के रूप में किया गया। तो जो जैसे जब से 15वीं शताब्दी का जो जो मिड था, लगभग 1450 के आसपास का, उस समय से जो गोला बारूद था उसका जो है आविष्कार हो गया, और उसका प्रयोग जो है, आविष्कार तो एक्चुअली बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसका जो गोला बारूद था इसका प्रयोग होने लगा था। और कहाँ पे? युद्ध वगैरह में। तो युद्ध वगैरह में इस टाइम से जब से इसका प्रयोग हुआ तब से इसने जो है कई साम्राज्य को बनाने में, कईयों को गिराने में और कईयों के केंद्रीकरण में जो है गोला बारूद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे तोपें वगैरह जिन्होंने पहले तोपों की वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उनने जो है वो बढ़त हासिल कर ली थी बाकी दूसरे राजाओं या दूसरे शासकों की सेना पे। 15वीं सदी के मध्य में शुरू हुए गोला बारूद या आग्नेयास्त्रों के बढ़ते प्रयोग का संबंध दुनिया भर में बढ़ती साम्राज्यों की शक्ति के निर्णायक कारक के रूप में किया गया। पश्चिम के प्रभाव तथा 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा भारत में लाई गई विशेषज्ञता के कारण तोपखाने में नई तकनीकों और पद्धतियों के प्रचलन की शुरुआत के साथ गोला बारूद शक्तिशाली राज्यों की सुदृढ़ता को ठोस सहारा देने वाला प्रतीक हो गया। जैसे भारत में कौन इसमें जो लाया था, जो गोला बारूद का जो प्रयोग था, प्रमुखता सबसे पहले किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। और उसके बाद इसके जो प्रयोग था, उसी की वजह से जो भारत के जो देसी राजा थे वो इन मुगलों के आगे टिक नहीं पाए। गोला बारूद का इस्तेमाल मुख्यतः शक्ति के प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में किया जाता था। मुगलों द्वारा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में गोला बारूद ने कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। 16वीं सदी के प्रारंभिक दौर में हल्के तोपखाने का घेराबंदी के अभियानों तथा लड़ाई के मैदानों में प्रभावी इस्तेमाल हुआ था। 17वीं शताब्दी में आग्नेयास्त्रों के संबंध में महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक घूमने वाले कुंडों की सहायता से ऊँटों की पीठ पर तोपों का रखना। तो जब 17वीं शताब्दी में ये प्रमुख रूप से जो ऊँट थे उनकी पीठ पे एक तोप रखी जाती थी, और वो तोप इस तरह से उसका जो है सेट किया जाता था उसको कि वो चारों दिशाओं में उसको घूम सके। तो ये एक ऐसा नवाचार था जिसकी वजह से जो इसका प्रयोग था, इससे युद्धों को जीतना काफ़ी आसान हो गया। अब ये किसी एक डायरेक्शन में ही, जबकि घूम के पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाती थी और सभी डायरेक्शन में ये मार कर सकती थी, जिससे कि जो शत्रु सेना थी उसका ये बहुत ज़्यादा विनाश करती थी। तो ये हमारा था गोला बारूद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल आक्रमण की पूर्व संध्या पर फारसी भाषा तथा साहित्य। दोस्तों जब 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो जो फारसी भाषा थी वो 500 सालों से भी अधिक समय से जो मुस्लिम अभिजातियों के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी। मतलब उससे बहुत ज़्यादा पहले से जो फारसी भाषा थी उसका अस्तित्व भारत में था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र के प्रशासक, साहित्यज्ञ तथा धर्मज्ञ लोग शामिल थे। तब ये कौन कौन उस समय तक फारसी भाषा को प्रयोग करते थे? जैसे प्रशासक थे, जो सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान वगैरह थे, बाकी राजा थे, कुछ साहित्यिक थे, जो कवि वगैरह थे, लेखक थे, ये प्रयोग करते थे, और कुछ जो धर्म के वो थे, जैसे सूफी संत वगैरह थे, वो सब लोग इस जो फारसी भाषा थी उसको प्रयोग करते थे। प्रारंभिक 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में गजनबी आक्रमण भारत में मुस्लिम वंशों तथा फारसीकृत संस्कृति के प्रसार को चिन्हित करती है। सांस्कृतिक आंदोलन का भाषाई आयाम 10वीं सदी में नवीन फारसी भाषा ईरान की मूल मध्य फारसी तथा 7वीं शताब्दी में ईरान में लाई गई अरबी शब्दावली तथा लिपि का मिश्रण के उदय के रूप में परिलक्षित होता है। ये जो नवीन फारसी थी उसको सामानियों द्वारा साहित्यिक अभिव्यक्ति तथा सरकारी नौकरशाही के माध्यम से रूप में जो है उसको संरक्षण दिया गया था। अक्सर
सैन्य व्यापारिक गतिविधियां तथा तीर्थयात्राओं के मार्गों की दिशाओं में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में कागज की तकनीकी के आगमन के साथ लेखक तथा लिपिक समुदायों ने ग्रंथों के प्रचार प्रसार की गति प्रदान की। तो ये जो थी, ये फारसी की जो है, ये इस समय तक फारसी भाषा का साहित्य था, मुगलों के जो आगमन से पहले तक। हम दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अखलाक साहित्य। अखलाक निर्देशात्मक साहित्य मुख्य रूप से नीति शास्त्र और जो शासन की कला थी, राजनीतिक सिद्धांत थे, इन पे रचे गए एक साहित्य का एक तरह से ये रूप था। इसमें मुख्यतः जो है निर्देशात्मक है, सैद्धांतिक है, जो आदर्शात्मक चीज है, ये मुख्यतः इस तरह का जो है साहित्य होता था अखलाक साहित्य। और इसका जो आदर्श होता था, आदर्श शासक के गुणों और कर्तव्यों की व्याख्या करना, ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता था। अब जो भारत में इस तरह की जो अखलाक साहित्य थे, उसकी जो प्रारंभिक कृतियाँ, उसमें से सबसे पहली है फ़ख्र मुदब्बिर। और इसकी जो फ़ख्र मुदब्बिर था, इसकी जो रचना थी वो आदाबुल हर्ब, और इसकी दूसरी रचना थी शुजात, तथा जियाउद्दीन बरनी की है जो फतवाए जहांदारी है। ये जो थी, ये जो भारत में अखलाक साहित्य है, इसकी प्रारंभिक कृतियाँ मानी जाती हैं। अब जो मुगलों से संबंधित जो सबसे शुरुआती अखलाक साहित्य वो किसका है, वो बाबर से संबंधित माना जाता है। जो अखलाक हुमायूनी बादशाह के उच्च नैतिक आदर्शों को स्पष्ट करती है तथा कानून और शासन के स्वरूपों पर विचार करती है। अब जो अल हुसैनी जो अदल था, जिसको न्याय बोलते हैं, तथा परस्पर सहयोग को सर्वोच्च स्थान देता है। अन्य महत्वपूर्ण अखलाक कृति जहांगीर के काल में नूरुद्दीन काजी अल खकानी द्वारा रचित अखलाक जहांगीरी थी। तो ये जो था, इस तरह का हमारा अखलाक साहित्य था। तो ये जो अखलाक साहित्य था, ये क्या था, आज की जो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, अभी वर्तमान में जिस तरह के रूल्स चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इस तरह का ये साहित्य था। तो इसमें कोई शासक वगैरह है, उसको किस तरह से वो एक आदर्श राजा की तरह उसको राज करना चाहिए, किस तरह से प्रजा के साथ में संबंध उसका होना चाहिए, करप्शन वगैरह है, जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होना चाहिए, और जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत किस तरह से उनको पालन, किस राजा को कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको पालन में करना चाहिए, और जो राज्य करने के जो निर्देश हैं, वो ये सब जो अखलाक साहित्य था, इसमें लिखे हुए थे। तो इस तरह का जो हमारा अखलाक साहित्य था, वो निर्देशात्मक था। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा साहित्य। तो जो ब्रजभाषा का साहित्य था, उस टाइम पे जो मुगल काल था, उसमें किस तरह का था। क्षेत्रीय भाषा के साहित्यिक ग्रंथों में ब्रजीकृत फारसी का प्रयोग मुगल प्रभाव की ओर संकेत करता है। तो इसमें जो ब्रजभाषा के में जो साहित्य की रचना हुई थी, इसमें जो फारसी वगैरह का प्रयोग, फारसी के कई शब्दों का प्रयोग भी हुआ था। इससे हमें क्या लगता है, क्या देखने को मिलता है कि जो उस समय का जो ब्रजभाषा में साहित्य जो रचा जा रहा था, उस पर जो मुगलों का प्रभाव ये हमें दिखाई देता है। बुश ने ब्रज के इस विशिष्ट भाषाई लचीलेपन की प्रशंसा की है, और इस मिश्रण को उन्होंने फारसी का ब्रजीकरण कहा है, जिसमें अरबी, संस्कृत तथा स्थानीय शब्द चमत्कारपूर्ण वक्तृता पैदा करते हैं। अब जैसे होता क्या है कि उस समय तक जो मुगल काल था, उसमें जो फारसी थी, वो इनकी मुगलों की जो दरबारी भाषा थी, वो फारसी थी। तो जो कवि वगैरह थे, उनको वो दरबारों में रहा करते थे, तो आम बोलचाल की भाषा में उनकी भी जो भाषा थी, उसमें जो कुछ फारसी के शब्द थे वो शामिल थे। बाद में जब उन्होंने इस साहित्य की रचना की, तो वो जो शब्द फारसी के थे, वो जाने अनजाने में इस साहित्य जो ब्रजभाषा में साहित्य लिखा गया, उसमें भी आए। तो इस तरह से जो है उन मुगलों का जो प्रभाव था वो रहा था। अब जैसे केशवदास की रत्नवावनी थी, जिसकी जो पृष्ठभूमि वो किस पे लिखी गई थी, ओरछापल मुगल आधिपत्य पर केंद्रित है। ये मुगल आधिपत्य का ओरछा के स्थानीय नागरिकों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। जैसे मुगलों ने जब ओरछा पे कब्जा किया था, तो फिर ये उनका जो ओरछा के जो प्रजा थी, उनका क्या दृष्टिकोण था, ये उसके ऊपर ये जो किताब है वो लिखी है केशवदास ने। फिर उन्होंने एक और जो रहीम के पुत्र थे, उन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका लिखी, जिसमें रहीम के पुत्र इराज शाहनवाज खान के संरक्षण में रचा गया था। ये प्रशस्ति काव्य के रूप में इसको लिखा गया है। केशवदास ने जहांगीर की तुलना राम के रघुकुल राजाओं सागर तथा दिलीप से की है। अब ये देखो, जो केशवदास है, उन्होंने तुलना जहांगीर की किससे करी है, जो रघुकुल जो था, सूर्यवंश जो था, उसके जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, सागर और दिलीप, इनसे करी है।
भारतीय पृष्ठभूमि में मुस्लिम शासकों को स्वाभिकता प्रदान करने का प्रयास एक ऐसी प्रवृत्ति जो तुर्क काल के संस्कृत अभिलेखों में आमतौर पर देखने को मिलती है। तो इसमें क्या था, ये जो इनका जो मुगलों का जो शासनकाल था उसको लीगलाइज करने के लिए इसकी जो तुलना थी वो किससे करी गई थी, जो रघुकुल के जो वंशज थे, मान लो उस समय का जो समाज था वो हिंदू समाज था भारत का, तो उनमें इन लोगों की जो वैधता प्रदान करने के लिए इस तरह के साहित्य का जो है वो निर्माण किया गया था। अकबर के उमरा में अब्दुल रहीम खाने खानन कला तथा साहित्य के महान संरक्षक के रूप में उभरे थे। तो इन्होंने भी जो है ब्रजभाषा साहित्य में काफ़ी अपना योगदान दिया था, और ये किसके उसके अकबर के जो उसके दरबार में ये थे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है असम बुरुंजियाँ। बुरुंजियाँ जिनका शाब्दिक अर्थ होता है गाथाओं का ऐसा संग्रह जो अज्ञानी को सिखाता है, तो ये इनको क्या बोला जाता था, बुरुंजियाँ। ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो पूर्व औपनिवेशिक असम के इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब जो बुरुंजियाँ थी वो 16वीं शताब्दी से ये नज़र आने लगी थी, और मुख्यतः इनकी रचना जो थी वो किस में करी गई थी, गद्य में करी गई थी। तो ये कविताओं के रूप में नहीं है ये, जबकि जो हमारी गद्य है उसमें रची गई थी। अब जो शुरुआत में जो बुरुंजियाँ लिखी गई वो अहोम जो भाषा थी उसमें लिखी गई थी। अब उसके बाद में ये किस में लिखी गई थी, धीरे धीरे करके ये शिफ्ट हो गई, जो असमी भाषा है उसमें शिफ्ट हो गई। सबसे शुरुआती अहोम बुरुंजी 16वीं शताब्दी के आखिर में लिखी गई थी, जैसे कि 1580-1590 के आसपास ये जो सबसे शुरुआत वाली जो बुरुंजी थी वो लिखी गई। ये 13वीं शताब्दी में अहोम राजा जो सुकपा था उसके आक्रमण के समय से शुरू होती है। तो ये लिखी तो गई थी जो 16वीं शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध में, लेकिन इसका जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया, जो वो 13वीं शताब्दी का एक राजा थे अहोम के राजा सुकफा, तो उनका जो आक्रमण था उसके इसका वर्णन वहाँ से शुरू होता है और फिर आगे ऐसे करके चलता जाता है। देवढाई असम बुरुंजी मोटे तौर पर अहोम शासन की स्थापना जो कि 568 CE से ही अहोम इतिहास की विवेचना करती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये अहोम समाज में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तो जो देवढाई असम बुरुंजी है ये जो है जैसे अहोम शासन की जब से स्थापना हुई तब से लेके और बाद तक का वर्णन करती है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एक विस्तृत वर्णन मिलता है जो अहोम शासन था उसका। मुगल असम संबंधों को समझने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बुरुंजी पादशाह बुरुंजी है। ये असमी में है, किंतु अन्य बुरुंजियों के विपरीत ये अरबी तथा फारसी शब्दों से भरी हुई है। तो ये जो हमारी पादशाह बुरुंजी है इसमें क्या है, ये है तो असमी में लिखी हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो अरबी और फारसी भाषा के भी शब्द हैं। तो अब ये अरबी और फारसी किसकी भाषा थी, फारसी तो जो थी वो मुगलों की दरबारी भाषा थी, और जो अरबी थे वो भी मुगल ही इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से हमें इससे पता लगता है कि जो उस टाइम तक असम में जो था वो मुगलों का काफ़ी प्रभाव हमें हो गया था, जिससे कि ये भाषा में जो है मिश्रण हो गया था इसका। ये बाबर, हुमायूं, शेरशाह तथा अकबर के संबंध में हमें महत्वपूर्ण पक्ष सामने लाती है। इसमें मान सिंह के सेवा कार्यकाल का भी चित्रण किया गया है। तो ये जो हमारी पादशाह बुरुंजी है इसमें किसका टाइम पीरियड का वो है बाबर का, हुमायूं का, उसके बाद शेरशाह बना था और उसके बाद अकबर, इनका जो है सबका ये जो चित्रण हमारे सामने लाती है। और जो मानसिंह, राजा मानसिंह थे जो अकबर के वो थे, अकबर के दरबार में थे, इनका भी जो है इनकी सेवा कार्य का चित्रण किसमें किया गया है, जो पादशाह नामा बुरुंजी है उसमें किया गया है। तो ये इस तरह की जो थी असम बुरुंजियाँ थी। ये बुरुंजियाँ कुछ नहीं दोस्तों, ये बस एक ग्रंथ टाइप की जो रचनाएं थी वो ही थी। इनको जब बस असम में जो असमी में लिखी गई थी तो उस भाषा में इसको क्या बोलते थे, बुरुंजियाँ बोलते थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वी अफगान तथा हुमायूं। नवंबर 1531 में हुमायूं के हाथों चुनार के युद्ध में पराजित हो जाने पर अफगान कुलीन गुजरात की ओर भाग गए थे। इससे क्या हुआ, जो पूर्व था हमारा भारत का जो पूर्व का हिस्सा था उसमें राजनीतिक जो है रिक्तता उत्पन्न हो गई, जिससे जो शेरशाह सूरी था उसको अपनी जो है सत्ता सुदृढ़ करने का मौका मिल गया था। अब 1530 से 35 का जो समय था उसमें जो शेरशाह है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुआ। इसने जो है पूर्व में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और उसमें जो है बंगाल एवं अफगान के जो कुलीन थे उनकी जो समस्याएं थी उसका सामना किया और अपना जो है काफ़ी ज़्यादा वो अपना प्रशासन इसने मजबूत कर लिया। अब ये था जो बंगाल एवं अफगान के जो कुलीन थे उसको जो बंगाल का शासक था उनने आश्रय प्रदान किया था, लेकिन उसने जो शेरशाह सूरी था इसने उनका जो है सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उनको जो है ओवर पावर किया।
हुमायूं ने पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी थी उसको, वो किसको दी थी? हिंदू बेग को दी थी। अब इसको क्या है, वहाँ का जो है जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन शेरशाह जो था उसने क्या किया, हिंदू बेग को, जो हिंदू बेग था उसको मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा का आश्वासन दिया और इसको मना लिया कि हाँ मैं जो है मुगलों के लिए निष्ठावान हूँ, मतलब मैं मुगलों के अधीन में रहूँगा। और दूसरी तरफ इसने क्या किया, ये जो समय फिर इससे जो हिंदू बेग था उसने आक्रमण इस पे नहीं किया, तो इसने इसका जो समय था उसका सदुपयोग करके जो है अपनी सेना को जो है व्यवस्थित कर लिया और सेना को तैयार कर लिया युद्ध के लिए। बाद में इसने शेरशाह की जब इसकी तैयारियां पूरी हो गई तो उसने हिंदू बेग को फिर एक धमकी भरा पत्र लिखा और ठीक उसी समय उसने बंगाल पर दूसरा आक्रमण 1537 में कर दिया, जिससे बंगाल के शासक को उसने हरा दिया। और फिर अंततः क्या हुआ, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में जो बेलग्राम का युद्ध हुआ उसमें जो शेरशाह सूरी ने जो था वो हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को वहां से भारत से निकलने पे मजबूर कर दिया था। फिर जो हुमायूं जब 1540 में यहाँ से चला गया था, जो अफगानों से हार के, जो शेरशाह सूरी था उससे हार के, फिर वो जाके 1555 में लौटा और फिर 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो अफगानों के साथ जो इसके हुमायूं के संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं रहे थे और हुमायूं को इसकी वजह से बहुत सारी, अफगानों की वजह से स्पेशली बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं नायक राज्यों का उदय तथा विकास। अब ये जो दक्षिण में नायक राज्य थे उनका किस तरह से उदय हुआ और धीरे धीरे उनका विकास किस तरह से हुआ, तो चलिए देखते हैं इसको। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो नायक राज्य थे उनका उदय 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, जो 1565 में जो तलाई कोटा का या तल्ली कोटा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ऐसा मानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो है वो अंत हो गया था। लेकिन विजयनगर का शासन था इस युद्ध के बाद भी 100 साल से अधिक समय तक अस्तित्व में बना रहा। तो कुछ लोग तो यही मानते हैं कि जैसे 1565 में जो तल्ली कोटा का युद्ध था उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और उसके बाद जो नायक राज्य थे उनका उदय हुआ। अब जो अधिकांशतः राजनीतिक अभिजात नायक अपने मूल से तेलुगु थे, नायक राज व्यवस्थाएं उस प्रशासनिक शक्ति से उभरी और विकसित हुई थीं जो नायक अधिकारियों को विजयनगर शासन के दौरान प्रदत्त क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध थी। अब हुआ क्या था, जैसे विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें नायक होते थे, उनको जैसे उनको जो सूबे वगैरह थे, प्रांत वगैरह थे, उनको जो उसके प्रांतों के जो प्रमुख थे उनको नायक कहा जाता था। तो ये नायक फिर जब साम्राज्य का विघटन हो गया तो ये धीरे धीरे करके स्वतंत्र होने लग गए और उन्होंने अपनी खुद की ही जो वो है सत्ता अपने खुद में से अपने स्वायत्त जो शासन करना है वो शुरू कर दिया था। ऐसे 200 कप्तान थे जिन्हें विजयनगर राजाओं ने अधिक्षेत्र बांटे हुए थे और नायकों को इसके बदले में अपने क्षेत्रों में राजस्व का संग्रह करना होता था और राज्य को एक निश्चित राशि भेजनी होती थी। तो जब विजयनगर साम्राज्य था तो इस तरह से तब तक ये उनके अधीन में काम करते थे, लेकिन जैसे ही उस साम्राज्य का विघटन हुआ उसके राजा जो है वो कमजोर होना शुरू हुए तो इन्होंने अपनी अपनी जो है स्वतंत्रता वो घोषित कर दी और ये स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए। फिर इन्होंने राजस्व वगैरह जो अब तक ये अपने क्षेत्र से वसूल करके जो विजयनगर का राजा था उसको दे रहे थे, इन्होंने वो भी देना बंद कर दिया। साथ ही अपने क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के संचालन के अतिरिक्त राजा के लिए एक निश्चित आकार में सैन्य टुकड़ियों का प्रबंध करना होता था। तो ये सेना वगैरह भी राजा के लिए अरेंज करते थे। ऐतिहासिक रूप से संजी के नायक स्वयं को 16वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में कोंडम्मा नायक के नेतृत्व में और उसके बाद मुट्टू कृष्णप्पा के अधीन किए गए लंबे संघर्ष के बाद ही स्थापित कर सके थे। तो इस तरह से जब 16वीं शताब्दी के अंत में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद ये जो नायक राज्य थे इनका उदय हुआ और ये जो संजी के नायक थे इनका जो है जो विकास किस किस के उसमें हुआ, तो एक तो कोंडम्मा नायक और दूसरे थे हमारे मुट्टू कृष्णप्पा के अधीन इनका उदय हुआ था। अब जो नायक राज्य थे उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था ये किस तरह की थी, तो हम देखते हैं इनकी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। नायक शासकों ने सामुद्रिक व्यापार में दिलचस्पी दिखाई और आयात शुल्कों के संग्रह हेतु एक प्रभावी पद्धति का विकास किया। अब ये इन्होंने समुद्री व्यापार वगैरह में अपनी खासी दिलचस्पी दिखाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और फिर वहाँ से जो आयात कर वगैरह जो बाहर से चीज़ें आयात होती थी उस पर आयात कर लगाया, जिससे इनके जो राजस्व था उसमें इनको काफ़ी वृद्धि हुई।
कई वस्तुओं को आयात तथा निर्यात किया जाता था, विशेषकर जो है कीमती धातुएं थी, युद्ध में प्रयोग के लिए घोड़े थे, हाथी थे, इनका आयात निर्यात किया जाता था। अगर किसी भी राज्य में अगर व्यापार जो है अगर वो अच्छे लेवल पे होता है तो वो जो राज्य है या वो देश है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने भी ये भी समझ चुके थे कि अगर हमें अपने राज्य में जो राजस्व वगैरह है उसको अगर ठीक ठाक मेंटेन करना है तो हमें व्यापार वगैरह पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ही ज़्यादा जो है कर वगैरह वो राज्य को इकट्ठा मिल सकता है। नायकों, विशेषकर मदुरै के नायकों ने मोती उत्पादन में रुचि दिखाई तथा इस हेतु अपने प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी। तो कुछ नायक वगैरह जो थे, जैसे मदुरै के नायक थे, उन्होंने क्या है मोती उत्पादन वगैरह में भी अपनी रुचि दिखाई, मोती का उत्पादन किया और फिर इसको बाद में आयात वगैरह किया। नायकों ने जो है निर्यात किया था, सॉरी आयात नहीं निर्यात किया था। नायकों ने मोतियों के खुदरा व्यापार को नियंत्रित किया, इससे बड़ी भारी मात्रा में करों को एकत्र किया गया। अब इन्होंने जो मोती थे उनका जो खुदरा व्यापार होता था जो हमारे लोकल मार्केट में बिकते थे उस पर इसको इन्होंने नियंत्रित किया और उससे प्रॉपर कर लगाए, जिससे इनको जो है करों का जो है वो भारी मात्रा में इनको करों की प्राप्ति हुई थी। नायक राज्यों ने कई शहरी केंद्रों का विकास किया। अब जब जो है व्यापार फल फूल रहा है तो वहाँ पे कर वगैरह भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है, तो स्वतः ही जो शहरी केंद्र हैं उनका जो है वो काफ़ी मात्रा में वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो शहरी केंद्र हैं उनमें यही है व्यापार वगैरह है, शिल्प उत्पादन है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो यही उस टाइम पे फल फूल रहा था, तो ये धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है शहरी केंद्र उनका विकास हुआ। नायक राज्यों में राजकोषीय संसाधन, कृषि भूमि तथा इससे होने वाली आय पर विभिन्न प्रकार के जटिल भूमि संबंधी अधिकारों पर आधारित थे। राजस्व का ठेके पर संग्रह करने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों से आते थे, जिनमें ब्राह्मण थे, बेलाल थे, चेट्टी तथा प्रवासी तेलुगु योद्धा शामिल थे। तो ये जो राजस्व वगैरह इकट्ठा करते थे ये इस तरह के लोग थे। अब जो नायक राज्य थे उनकी जो युद्ध प्रौद्योगिकी है वो किस तरह की थी। नायक राज्य व्यवस्थाएं आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से परिचित थी। अब वो मतलब कि जो आग्नेयास्त्र हैं जैसे तोप वगैरह है, बंदूकें हैं, उनका प्रयोग करते थे तथा सशस्त्र संघर्षों के दौरान उनका उपयोग खूब करते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां नायक राज्यों के लिए आग्नेयास्त्रों की मुख्य आपूर्ता करती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांस की जो कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पुर्तगाली थे। ये जो लोग थे इनके जो आग्नेयास्त्र थे, बंदूकें वगैरह और तोपें वगैरह, ये प्रमुख रूप से इनको सप्लाई करते थे। और उसमें भी प्रमुख रूप से जो पुर्तगाली थे वो सबसे ज़्यादा तोपें जो है वो सप्लाई किया करते थे, किसको, नायकों को। डच फैक्ट्रियों के दस्तावेज हमें स्थानीय स्वायत्त सरदारों द्वारा ऋण पर या बेचकर तोपों को प्रदान करने हेतु इस तरह के हमें विवरण मिलते हैं कि जो डच फैक्ट्रियां थी उनसे ये लोग जो हैं वो ऋण पे या अपनी कुछ ज़मीन वगैरह जो है उसको बेचकर ये तोपों का जो है तोपों की वो खरीदारी है वो किया करते थे। क्योंकि यह काल नायक राज्यों, विजयनगर राज्य के अराबिडू शासकों, छोटे अधीनस्थ नायकों, स्वायत्त सरदारों, बीजापुर तथा गोलकुंडा सल्तनतों के बीच संघर्ष का काल था, अतः इस काल में युद्ध प्रौद्योगिकियों के विकास को संरक्षण मिला और उस पर ध्यान दिया गया। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, इस टाइम में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, जैसे विजयनगर राज्य था उसका विघटन हो रहा था, उनके फिर अधीन में जो अलग अलग जब उसका विघटन हुआ तो बहुत सारे नायकों ने अपना जो है स्वायत्त शासन कर लिया। तो ये स्वायत्त सरदार थे, फिर बीजापुर था, गोलकुंडा था, तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि जब कोई बड़ा साम्राज्य जब तहस नहस होता है तो उसके बाद बहुत सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो उस पर कब्जा करने के लिए आपस में उनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो अराजकता का काल था, तो इसलिए अब युद्ध काल में जो है प्रौद्योगिकी वगैरह थी, उसको युद्ध को जीतना था। अगर किसी को मान लो युद्ध में अपनी बढ़त हासिल करनी है तो उसको प्रमुखता ही जो प्रौद्योगिकी है वो अपनी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से इस युद्ध कला पे काफ़ी जो युद्ध की प्रौद्योगिकी वगैरह थी उस पर काफ़ी फोकस किया गया और जो तोपें वगैरह थी उनको प्रमुख रूप से इसमें यूज किया गया। इस क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी तथा गतिशीलता के मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि नायक योद्धा और मारवा सेतुपति तथा कल्लार जैसे स्वायत्त सरदार छापामार युद्ध प्रणालियों में संलग्न रहते थे। ये काल सुरक्षा और परिरक्षा के लिए दुर्गों और गढ़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। सेंजी का किला विख्यात था और इसे व्यवहारिक रूप से अभेद्य माना जाता था। तो इन्होंने गढ़ी वगैरह, जो युद्ध वगैरह बहुत होते थे तो किले वगैरह अपनी सुरक्षा के लिए और गढ़ी वगैरह का इनका जो है वो निर्माण कर लिया था। अब इनकी स्वायत्त सरदारों के प्रति नीतियां क्या थी। हमारे जो मुगल थे उनकी जो स्वायत्त सरदार थे, प्रमुखता इसमें हम अकबर की जो नीतियां थी उनको पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के प्रयास में अकबर ने जो अपना ध्यान स्वायत्त सरदारों
की ओर आकृष्ट किया। इन शासकों को मुगलों के संबंधों में एक विशिष्ट प्रकार का दर्जा प्राप्त था, जहां वो अपने शासित क्षेत्र पर अपना प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र थे, पर वहीं पर वे मुगल साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक सहायक स्थिति रखते थे। अब अकबर ने क्या किया था कि इसमें बहुत सारे मतलब जो थे वो सरदार थे। अब विजय के पश्चात कई ऐसे सरदार होते थे, उनको जो अधीनता अगर वो स्वीकार कर लेते थे तो फिर उनको अपने क्षेत्रों का, जो उनके क्षेत्रों का प्रशासन होता था, वो करने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अब जो कई होते थे ये सरदार होते थे, इनको मुगल सेना में नियुक्त किया जाता था, उनको जागीरें दी जाती थी, उनको मनसब प्रदान किए जाते थे। उसके अलावा सैन्य मदद उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अक्सर इन स्वायत्त सरदारों को प्रशासन में सूबेदार, गवर्नर, दीवान बख्शी आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। तो जो स्वायत्त सरदार थे, अकबर ने उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा कड़ाई का वो पालन नहीं किया था। उसने उनको, मान लो अगर किसी पे आक्रमण किया, वो हार गया और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, फिर उनसे वार्षिक रूप से जो नजराना है, कर वगैरह है, वो तय कर दिया। उसके बाद उसने वो जो एरिया था उसको मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उसी शासक को वापस कर दिया कि आप यहाँ पे शासन करो, हमें वार्षिक रूप से कर देते रहो। इससे क्या है, इनका जो अकबर की ये नीति थी, इसी वजह से अकबर था जो बहुत बड़ा एक जो साम्राज्य है वो स्थापित कर पाया था। और कईयों को उसने जो है अपनी सेवा में भी शामिल किया, जैसे राजा बीरबल थे, टोडरमल थे, तो ये सब लोग थे इनकी सेवा में, ये इस तरह से शामिल हो गए थे। अब दोस्तों हम देखते हैं बैरम खां का संरक्षण काल। ये जब अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम अकबर छोटा था, तो इसका 4 साल की ये संरक्षक कौन था? बैरम खां था। तो इसका जो टाइम था वो 1556 से लेके 1560 तक ये अकबर का संरक्षक रहा था। इसके संरक्षण काल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है कि अकबर के सिंहासन ग्रहण करने से पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, अर्थात मतलब जनवरी 1556 से अक्टूबर 1556 तक। अब दूसरा वो चरण था, वो पानीपत की लड़ाई के बाद जो भारत में शाही महिलाओं का जो युग होता है, आगमन होता है, जैसे इनमें शाही महिला में कौन कौन प्रमुख थी? एक तो हमीदा बानो बेगम और दूसरी थी महामनगा। तो इनके आगमन तक का जो है वो दूसरा चरण माना जाता है। तीसरा चरण है 1559 के मध्य से बैरम खां की शक्ति एवं प्रभाव था, ये धीरे धीरे करके कम होने लगा था। और जो अंतिम चरण था उसमें बैरम खां ने पुनः अपने नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी समय में गुटों के मध्य तनाव भी बढ़ा, जिसके कारण बैरम खां को सत्ता से निरस्त कर दिया गया। अब ये जो अंतिम चरण था, तो इसमें जो बैरम खां था उसने अपने खुद के जो वजीर का पद था उसमें इतनी शक्तियों को निहित कर लिया था कि कई बार इसने जो उसके कुलीन वगैरह थे उनको फांसी का जो आदेश है वो सीधे अपने आप दे दिया। उसमें जो अकबर था उसकी वो सलाह भी नहीं ली या उसका जो है निर्णय उसका इंतजार भी नहीं किया। तो इस तरह बहुत सारी इसने शक्तियों का इस टाइम पे खुद में वो समावेश कर लिया था। राजनीतिक तौर पे जो प्रथम चरण था वो तो असुरक्षा का ही था। कुलीनों को द्वारा बैरम खां को संरक्षक स्वीकार करने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे उसके साथ सत्ता एवं प्रभाव में भागीदारी चाहते थे। अब जो कुलीन थे उस टाइम के, वो ये चाहते थे कि जो बैरम खान है ये साथ साथ में, मतलब हम सबके साथ में मिल के शासन करें, तो हमें भी जो है सत्ता है वो हमें भी मिलनी चाहिए। और लेकिन जो बैरम खां था वो इसको सत्ता को बिल्कुल बांटने के पक्ष में नहीं था, और उसने कई सारे कुलीनों का जो है मर्डर वगैरह, सरदारों का जो है हत्या भी कराई थी उसने। बैरम खां की सत्ता के ह्रास का प्रथम साक्ष्य बैरम खां के प्रबल विरोध के बावजूद अकबर द्वारा मुनीम खां के दामाद मिर्जा अब्दुल्ला मुगल की पुत्री के साथ विवाह करना था। अब जब इसका जो है जब अकबर बड़ा हो गया और इसका जो लो टाइम चल रहा था, तो इसका प्रथम जो साक्ष्य क्या था कि बैरम खां ने विरोध किया था कि जो मुनीम खां है उसका जो दामाद है मिर्जा अब्दुल्ला, उसकी जो पुत्री है उसके साथ में विवाह अकबर ने कर लिया था, जबकि बैरम खां जो है इसके विरोध में था। तो इससे इस टाइम से उसके बाद में इसकी जो पावर थी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। बाद में ऐसा माना जाता है कि अकबर ने खुद ही इससे मतलब सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली और बोला कि आप हज यात्रा पे जाइए, और फिर बाद में इसको अकबर ने ही मरवा। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना, ये 1540 से लेकर 1555 तक। तो ये जब हमारा हुमायूं को शेरशाह सूरी ने जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद उसको भारत से खदेड़ दिया था। उसके बाद जो है दूसरे अफगान राज्य की स्थापना हुई थी। अब हुमायूं को निष्कासित करने के बाद शेरशाह पूर्व में सिंधु से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक उत्तर भारत का सम्राट बन गया था। अब इसके शेरशाह सूरी के अधीन एक बार फिर से केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
मुगल सम्राट को पराजित करने के पश्चात शेरशाह ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया तथा दूसरे अफगान साम्राज्य का को जो है इसने संगठित करना शुरू कर दिया था। अब जो अफगान शासक दूसरा अफगान शासन था वो ये लगभग 1540 से लेकर 1555 तक के उसमें था। ये जो मुगल साम्राज्य के बीच में जो भी अंतराल था 15 साल का, इसी के उसमें था। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी इसने जो है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी ये एक बहुत अच्छे लेवल की शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका गठन किया था। अब इसने साम्राज्य को एकीकृत बनाए रखने के लिए ये जो शेरशाह सूरी था वो लगातार अपना युद्ध करता रहा था अपने टाइम पीरियड में। इसका जो समय काल था 1540 से लेकर 1545 तक का ही था, तो बहुत ज़्यादा समय इसको मिला नहीं, लेकिन जितना भी समय था ये युद्धों में बिजी रहा। और इसके अलावा इसके जो प्रशासनिक सुधार थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब इसकी ये जो हमारा अफगान शासन था ये ख़त्म हो गया, इसके बाद इन्हीं अफगानों के जो प्रशासनिक सुधार थे उन्हीं को अकबर ने कंटिन्यू किया था, उन्हीं में थोड़ा वो सुधार करके और उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी इन्हीं की नींव पे। शेरशाह का पुत्र जो था इस्लाम शाह, उसने 45 से लेकर 53 तक राज किया था। उसने अपने पिता का जो साम्राज्य था उसको बनाए रखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर विस्तार भी नहीं कर सका और उसको अपने साम्राज्य को है जो जितना उसको मिला था उसका सुदृढ़ीकरण भी वो नहीं कर सका। शेरशाह सूर के काल में एक ऐसी नौकरशाही के निर्माण का प्रयोग किया गया जो केंद्रीकृत निरंकुश राज्य व्यवस्था के अधीन कार्य करती थी। तो इसने जो जैसा कि हमें पता ही है कि इसने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी जो इसके जो एक केंद्र था उसके मजबूत केंद्र के जो है सब फेवर में काम करती थी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप भी ये BHIC 109 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए तो वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल इग्नू सपोर्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।